A very heartiest good morning to all of you. This is Lal Chand Yadav, your SST teacher. Welcome to all in your class. I hope all of you are fit and fine at your place. Dear students, today we are going to start a new chapter of the political science, and this is federalism. Dear student, in this chapter we are going to cover some important topics such as what is federalism, what is the key features of the federalism, what is the difference between the unitary form of the government and the federal government. We will read how we can call India as a federal country and why the decentralizations need in India. So these are the some topics which we will be cover into this chapter. So without wasting too much time, let us start with our first topic, and that is what is federalism. और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? फेडरलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ दिस बुक यू हैड रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ द बेल्जियम एंड द श्रीलंका. प्यारे बच्चों, जब आपने इस बुक के पहले चैप्टर को पढ़ा था जो कि पावर शेयरिंग था, उसमें आपने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी के बारे में पढ़ा था. एंड व्हेन यू विल रिकॉल टू द स्टोरी ऑफ द बेल्जियम, you will be noticed that there was one very important change made in Belgium constitution, and that was to giving the power to the regional government from the central government. प्यारे बच्चों, जब आप बेल्जियम की स्टोरी को पढ़ते हैं तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए आपने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए थे. उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या कर दिया था? दे दिया था. डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज द रीजनल गवर्नमेंट इनटू द बेल्जियम बिफोर दिस अमेंडमेंट, बट they had the nominal powers, they had not the constitutional power. The central government can withdraw the power at any time. प्यारे बच्चों, जब संविधान में संशोधन नहीं किया गया था, इससे पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके पास नाम मात्र की पावर थी. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विड्रॉ टू दोज पावर्स एट एनी टाइम. और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को किसी भी समय ले सकती थी. बट in 1993, when they were trying to accommodate their diversity, they had amended the constitution, and in that constitution they had given the provision that the state government or the regional government will have the some independent power. Means on the some issues, on the issues which are belong to the regional levels, the state government will have power to take the decision. उसके पास क्या होगा? डिसीजन लेने की पावर होगी. मीन्स गिविंग द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड देयर मस्ट बी द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट दैट पावर इज कॉल्ड द फेडरलिज्म. वही क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है. एंड इन कंट्रास्ट, और अगर हम ठीक इसके विपरीत बात करें तो इन द श्रीलंका द इंटायर पावर वेयर कंसंट्रेटेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट. पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में थी. एंड दे ट्राई टू फेवर द मेजॉरिटी ग्रुप सिंहालाज. उन्होंने क्या किया था? सिंहालाज को फेवर्ड करने का प्रयास किया था. सो दैट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन श्रीलंका विच वेयर प्रैक्टिकली डूइंग दैट, जो प्रैक्टिकली ये कर रही थी, यानी जो पहले से ही हो रहा था उसे वो कर रही थी, वाज कॉल्ड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं. सो फाइनली वी कैन राइट द डिफिनेशंस ऑफ द फेडरलिज्म इन सच वे दैट फेडरलिज्म इज ए सिस्टम. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ government in which the power is shared or divided
between central authority and various constituent units between central authority and the various constituent units of the country. So here is the definition of the federalism, that federalism is a system of government in which the power is shared or divided between the central authority and the various constituent units of the country. तो प्यारे बच्चों, ये जो फेडरलिज्म है ये एक रूल करने का तरीका है, कंट्री को गवर्न करने का तरीका है, मेथड है, जिसमें पावर को क्या कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मीन्स एज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द एनी कंट्री अलाउड टू शेयर द पावर. जैसे कि वहाँ का संविधान पावर को शेयर करने की जिस प्रकार से भी गाइड देता है, जिस प्रकार से भी अनुमति देता है, उस तरीके से पावर को शेयर कर देना क्या है, फेडरलिज्म है. In a short we can say sharing the power at the different level of the government is called federalism, but it must be guaranteed by the constitution. लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या मिलनी चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि चलिए हमने आपको पावर शेयर कर दिया और जब मन किया तब हमने क्या किया, पावर को ले लिया. नहीं, तो फिर फेडरलिज्म नहीं है, वो तो केवल एक दिखावा है फेडरलिज्म का. द रियल फेडरल कंट्रीज must share the power between the central government and the various constituent units of the country and it have a clear provision in the constitutions. इसका क्या है, क्लियर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. जब हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है, कानूनी अधिकार हो जाता है, तो फिर हमसे उन अधिकारों को कोई ले नहीं पाता है, तब हमारे पास में रियल में पावर होती है. वैसे कहने के लिए आपको कोई कह दे कि चलिए आप यहाँ के राजा हैं और फिर जब मन करे तब आपको पद से हटा दे, सो दिस इज़ नॉट अ रियल पावर. ये एक वास्तविक पावर नहीं होती है. वास्तविक पावर क्या होती है, व्हेन वी हैव अ रिटन प्रूफ. जब हमारे पास कोई लिखित क्या हो, प्रूफ हो, उसकी उस पर हमारा कोई एग्रीमेंट हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सर्वोच्च है, उससे बड़ा रिटन प्रूफ किसी भी कंट्री में कोई हो नहीं सकता, स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान जो होता है वो सर्वोच्च होता है और संविधान की बातों को हर कोई मानने के लिए बाध्य है. तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाता है तो वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को रियल पावर मिल पाती है एंड देन दे कैन टेक देयर डिसीजंस ऑन. तब वो अपने आप निर्णय ले सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फेडरलिज्म. नाउ वी विल डिस्कस to the another form of the government which is just opposite to the federal government and that is the unitary form of the government. अब हम एक दूसरे फॉर्म की बात करने जा रहे हैं और वो क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो हम बेल्जियम क्या है, एक फेडरल कंट्री है. मैंने देखा क्योंकि बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट को, रीजनल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या की गई है, शेयर की गई है. लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था. श्रीलंका में अभी भी जो होल सोल पावर थी वो कहाँ पे थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, नेशनल गवर्नमेंट के पास थी. तो वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है. डियर स्टूडेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम डिफिनेशंस की बात करें तो इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन टियर ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में क्या होता है, देयर मस्ट बी मोर देन 2 या मोर देन 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. कम से कम 2 लेवल होने चाहिए, 2 टियर होने चाहिए. अर्थात कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसमें, फेडरलिज्म में होना चाहिए. तभी कोई कंट्री क्या कहलाएगी, फेडरल कंट्री कहलाएगी. जब उसके यहाँ पे पावर को एटलीस्ट 2 टियर में बांटा गया हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. बट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द पावर इज कंसंट्रेटेड
इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें, लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट either there are only one level of government either there are subunits and subordinate government of the central government. So dear students, you can know that the unitary form of the government is a government in which there is only one level of the government, यानी जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म चलता है, जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चलता है गवर्न करने का, वहाँ पे क्या होती है, या तो केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक ही टीयर की गवर्नमेंट होती है, अर्थात केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। आइदर देयर विल बी या देयर आर सब यूनिट्स एंड सबऑर्डिनेट, चाहे आप सब यूनिट्स कह दीजिए या सबऑर्डिनेट कह दीजिए। सबऑर्डिनेट मीन्स होता है आश्रित, यानी द गवर्नमेंट विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स द such kind of the government is not the any independent powers, means they cannot take the decisions owns, वो खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो भी पावर इनको मिलती है, such kind of the powers can be withdrawn by the central government or the national government at any time। इस प्रकार की पावर क्या की जा सकती है, कभी भी ली जा सकती है, कभी भी उनसे छीनी जा सकती है। So dear students, the questions may be asked that differentiate between the federal form of the government and the unitary form of the government. Then this is the points, and with the help of these points you can be explain, you can be write the answer of the such kind of the question। आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। जैसे कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि in the federal government there must be at least 2 tier of the government। फेडरल में क्या है, कम से कम 2 टीयर होगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट which will be govern to the entire country on the national issues, on the common issues। कॉमन इशूज जो होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सब कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स लुक्स डे टू डे टू द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ देयर प्रोविंस ऑफ देयर स्टेट। उसे क्या करना होता है, वो डे टू डे अर्थात बहुत ही पैनी निगाह से क्या करती है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती है, अपने स्पेसिफिक स्टेट या प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती है, और जो रीजनल इशूज़ हैं, जो लोकल इशूज़ हैं, उन्हें रिजॉल्व करने का प्रयास करती है। So dear students, we had covered the 2 important topic of the chapter, and that is what is federalism and what is the unitary form of the government. So dear students, now we will discuss about the some important key features of federalism। यानी कि अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फेडरलिज्म के की फीचर्स के, यानी उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पहचान है, यानी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन फीचर्स के बेसिस पे कि कोई कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है या नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट टू द इम्पॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म इज दैट देयर will be at least 2 tier, 2 level or tier
दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इन ए फेडरल कंट्री देयर आर एट लीस्ट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स। देयर आर कर सकते हैं आप, देयर विल भी लिख सकते हैं। मीन्स इन ए फेडरल कंट्री देयर विल बी एट लीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 लेवल मीन्स one is central country which is responsible for entire country, and one is the state government, and into the some country there are the third tier of the government is also, and that is the local government like India। और कुछ देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में तीसरे टीयर की भी ज़रूरत है, थर्ड टीयर की भी गवर्नमेंट यहाँ पर है, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। आप जिसके ग्राम पंचायत के इलेक्शंस को बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शंस बोलते हैं, वो जो आपकी लेवल है गवर्नमेंट की, वो थर्ड टीयर की कैटेगरी में आती है। अब नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म इज दैट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात ये जो दोनों दिया हुआ है, बोथ और वी कैन से डिफरेंट लेवल, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स but the jurisdiction of each tier of the government are specified in the Constitution। So dear students, both the level of the government or the different level of the government which are available, which are ruling in the country, govern the same citizen। अर्थात एक ही व्यक्ति के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है। बट द ज्यूरिसडिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिसडिक्शन मीन्स राइट्स यानी अधिकार, पावर, शक्ति, अधिकार क्षेत्र। कहने का मतलब ये होता है कि ऑन विच सब्जेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन, ऑन विच सब्जेक्ट कम in the central government, and on which subject the state government can take decisions, it is clearly mentioned in the constitution। ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। किसके लिए? टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द राइट्स। प्यारे बच्चों, दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट या अगर 2 से ज़्यादा हैं तो एक ही सिटीजन के ऊपर, अर्थात एक ही व्यक्ति के ऊपर या देश के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ऊपर शासन करती हैं, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र अलग है। सपोज दैट कि मैं तो है हूँ, मैं जो है उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यूपी जो कि एक स्टेट है इंडिया का, तो स्टेट गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर रूल करेगी। अर्थात I am forced to follow the rule and the guidelines of the state government as well as the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल हमको मानना है, उनके भी लॉ को हमको क्या करना है, मानना है। लेकिन जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है उस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, और जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसमें दोनों लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जैसे सपोज करिए कि मुझे फॉरेन कंट्री की जर्नी करनी है, तो जो भी हमारा वीज़ा बनेगा, जो पासपोर्ट बनेगा, वो किसके बिहाफ बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे कि रेलवेज है, ये पूरी कंट्री में चलती है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। बैंकिंग का इशूज है, लैंग्वेज इशूज है, यानी हम
कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट बनेंगे, यानी किस लिंग्विस्टिक स्टेट में हमको रहना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये निर्णय नहीं लेगी कि वो लैंग्वेज की बेसिस पे अपने ही स्टेट को 2 टुकड़ों में बांट दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के बारे में इंश्योर करती है, जैसे कि ट्रेड है, और आप देखेंगे कि जो पुलिस है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो स्टेट का है वो किसके जिम्मे हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे हो जाता है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन माने अधिकार क्षेत्र, अर्थात किस विषय पे किस गवर्नमेंट को पावर है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, अर्थात किस विषय पे किस गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की पावर है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। और ताकि क्यों किया गया है, ताकि कभी दोनों गवर्नमेंट ऐसा ना करें कि पावर को लेकर के एक दूसरे से क्या करें, झगड़े करें। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है कि ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है, यानी इंडिपेंडेंट है पावर लेने के लिए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कोई भी जो सेपरेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी अकेले जो कोई भी गवर्नमेंट उसको बदल नहीं सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोई गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को भी हमारे क्या कर देती, बदल देती। तो फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज by only one level of the government. Dear students, all the key features regarding the federalism had given into your NCERT book, and you have to write point wise to the key features of the federalisms to get the full marks। पूरा नंबर पाने के लिए आप अपनी NCERT की बुक में देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है, एंड ट्राई टू यूज द कीवर्ड्स ऑफ योर NCERT। अपने NCERT के कीवर्ड को ही यूज करें, यानी जैसे NCERT में लिखा हुआ है, जो वर्ड NCERT ने यूज किया है किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए, किसी की मीनिंग्स को बताने के लिए, आप उसी वर्ड को यूज करें तो आपको क्या होगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, फिर आपको कोई भी नंबर कटेगा नहीं। So we can see the fundamental provision of the constitution। जो फंडामेंटल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे कोई अकेली गवर्नमेंट बदल नहीं सकती, अर्थात अकेले कोई नहीं बदल सकता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम फंडामेंटल जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बदल दे। फंडामेंटल प्रोविज़न आपने क्लास 9th में पढ़ा है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राइट टू स्पेंड देयर कल्चर, अपनी कल्चर को स्पेंड करने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली इन द कंट्री, देश में कहीं आने जाने का जो हमारा राइट है, सो वो हमारे एक फंडामेंटल राइट है जिनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। इसे चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की लेवल है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही की ही कंसेंट एंड अप्रूवल चाहिए, फिर जाकर के कोई फंडामेंटल जो हमारे प्रोविजन से उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फेडरलिज्म में क्या किया जाता है, माइनॉरिटी और जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट चाहे तो यानी बदले की भावना से काम करे या अपनी गवर्नमेंट को सेव करने के लिए बार बार इलेक्शन को जीतने के लिए किसी दूसरे सेक्शन को क्या करे, दबाने का प्रयास करे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और फोर्थ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो सोर्स ऑफ रिवेन्यूज है, जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली specified in the constitution, clearly specified in the constitution। जो रिवेन्यूज के सोर्स है, अर्थात कोई भी गवर्नमेंट कहाँ से अर्निंग करेगी, अर्थात
कहाँ से वो किस चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और किस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, या उसकी अर्निंग का जरिया कहाँ कहाँ से होगा, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है, ताकि रिवेन्यूज को लेकर के दोनों ही गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, वाद विवाद ना हो। सो यू कैन सी द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का एकदम क्लियर प्रोविज़न है कि कहाँ से कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी और कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से अर्निंग करेगी। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की अर्निंग के दो ही मेजर सोर्सेस हैं, एक तो आप जानते हैं टैक्स है, दूसरा है आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती हैं, लोन्स लेती हैं। तो लोन कौन सी गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, कौन सा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसरेबल होगा, ये सभी चीज़ें जो भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, जो इसके रिगार्डिंग कानून हैं, वो क्या कर दिए गए हैं, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए गए हैं। अब इतना करने के बाद भी सब मान लीजिए कि कोई अगर विवाद क्रिएट हो जाता है, कोई बात हो जाती है कि किसी भी चीज़ को लेकर के कि वो कहता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ये कहता है। सपोज करिए कि कोई प्रोविज़न को लेकर के समझने में सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, दिक्कत है, या कोई जो है अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है, तो क्या करना है, या स्टेट गवर्नमेंट भी मिसयूज कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो इन सब का जो फाइनल निर्णय लेगी, जो जजमेंट करेगी, वो कौन करता है, कोर्ट करती है। तो जो आपका अगला के फीचर्स है, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो बच्चों जैसा कि ये बता रहा है कि द कोर्ट हैव अ राइट टू इंटरप्रेट माने एक्सप्लेन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कोर्ट को राइट है कि वो संविधान को क्या करे, संविधान की व्याख्या करे, अर्थात वो बताए कि इस प्रोविज़न का मतलब ये है। कोई अगर कहता है कि नहीं ये है, मैं कहता हूँ कि नहीं इसका मतलब ये है, तो इसका फाइनल डिसीजन कौन करेगा, कोर्ट करेगा। यानी कोर्ट हैव अ पावर, कोर्ट हैव अ राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली, यानी अंतिम रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट है वो किसके पास है, कोर्ट के पास है। एज वेल एज द पावर्स ऑफ द डिफरेंट टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो डिफरेंट टीयर की गवर्नमेंट है उनको क्या पावर है, उसका भी डिसीजन कौन लेगा, उसके भी डिसीजन को जो है वो कोर्ट ही लेगा। यानी कोर्ट ही फाइनली ये तय करेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपका अधिकार क्षेत्र ये है या आपका अधिकार क्षेत्र ये है, अगर कोई डिस्प्यूट्स, कोई वाद विवाद दोनों के बीच में हो जाता है। सो वी कैन सी दैट द फेडरलिज्म हैव ए डुअल ऑब्जेक्टिव। जो फेडरलिज्म है उसका क्या है, डुअल ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, इट इज़ अ सेफ गार्ड फॉर द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। ये एक प्रकार से सेफ गार्ड है, एक सेफ गार्ड माने उनके प्रकार से रक्षक है, उनका सुरक्षा कवच है, किसके लिए, माइनॉरिटी ग्रुप का और वीकर सेक्शन का। एंड इट आल्सो भी प्रमोट टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और ये दूसरा क्या करता है कि हमारी देश की एकता को क्या करता है, बढ़ाता भी है, हमारी देश की एकता को मजबूत करता है। क्यों करता है, बिकॉज इन ए फेडरल प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर अ गुड प्रोविजंस टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करना है, कैसे उसको अच्छे से चलाना है, ये सब क्लियरली क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। यानी फेडरल का मतलब ये है कि पावर को क्या कर देना, शेयर कर देना। इफ़ द पावर विल बी शेयर टू द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज ग्रुप देन दे कैन बी प्रोटेक्ट दमसेल्व्स, तब वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो पावर तो उनको दी ही गई है, पहले आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही है कि रिजर्वेशन के थ्रू हमने क्या किया है, कुछ माइनॉरिटीज ग्रुप को और वीकर सेक्शन को भी क्या किया है, पावर दिया है। और अगर हम बात करें कि इट प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो जब सबको पावर मिल जाती है देन दे पीसफुल्ली लिव इंटायर द कंट्री, लिव इन द कंट्री, वो देश, पूरे देश में पीस शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। एंड दे कोऑपरेट टू ईच अदर्स, दे डू नॉट फील द एलाइनेशंस इन द कंट्री। वो अजनबी महसूस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि ये देश उनका नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, इस देश में उनके पास पावर है, उनको भी डिसीजन लेने का राइट है, तो ये देश उनका है।
then they cooperate the government, and then the government can ensure to the development of the country as well as the peoples. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डेवलपमेंट इंश्योर कर सकती है देश का भी और देश के नागरिकों का भी. So dear students, today we had discussed about the some important topics such as the what is the federalism, what is the unitary form of the government, how we can be differentiate between the federal government and the unitary form of the government, and finally we had read about the some important key features of the federalism. In the next video we will discuss about the common form of the federalism and how can we say that India is a federal country. So you have to read to the upcoming topics with the topic which I had taught today. जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसे भी आपको पढ़ना है, और जो आपका आने वाला टॉपिक है उसको भी पढ़ना है. If you have any queries regarding to the current topics, you can text me message or call me. आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. So I hope all the things are clear and you are able to understand to the every points of the current topics with this. Thank you so much for watching the video.